नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं अजीत द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्त्री काल के दर्शक अब धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि नियमित हर फ्राइडे एक बार बिहार के पॉलिटिकल विषयों पे, मुद्दों पे और व्यक्तित्वों पर भी बात करें। तो जरा हटके का एक नया एपिसोड, पप्पू यादव। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, ये तीनों बेलीक चले, शायर सिंह सपूत। अब देखिए, पप्पू यादव बेलीक चलते हैं, उसकी पहली ही शुरुआत तब हो गई जब उनके बायोडेटा पे जाइएगा तो वो पैदा 1967 में हुए। लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था 25 सालों में चुनाव लड़ने की है, लेकिन यदि उस बायोडेटा पे जाइएगा तो 23 साल में ही वो विधायक बन गए, इंडिपेंडेंट। ये कैसे हो गया, क्या चमत्कार था, या ऐसे होता है आमतौर पे। बचपन में स्कूलों में नाम पहले या आगे पीछे कर दिया जाता है, पिता कर देते थे, परिवार के लोग कर देते थे, हो सकता है उसका सर्टिफिकेट होगा उनके पास। लेकिन अभी तो विकिपीडिया कह रहा है कि 23 साल की उम्र में ही वो, और वो शायद पार्लियामेंट के भी उसमें होगा, विधायक बन गए। तो लीक तोड़ दिया उन्होंने। उसके तुरंत बाद सांसद हो गए 1991 में जनता दल के टिकट पे लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, क्योंकि तब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। उसके बाद लगातार बने, 96 में बने, 99 में बने, 2004 में बने। और पप्पू जी चूंकि उम्र में, आप समझ सकते हैं, 23 साल की उम्र में विधायक बने थे, तो उनको लगने लगा था कि लालू जी की विरासत को वो आगे बढ़ाकर ले जाएंगे या लालू जी उनको विरासत सौंपेंगे। लेकिन 2008-9 के आसपास एक खटका शुरू होता है। धीरे धीरे पप्पू यादव के रास्ते अलग होने लगते हैं। उनका सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया और सुपौल वाले इलाके में, मधेपुरा के इलाके में बड़ा प्रभाव भी है। लेकिन पप्पू यादव का जो अपना, मैंने कहा लीक लीक गाड़ी चले, वो पार्टी सेटअप में फिट नहीं बैठते कभी। मैंने कहा निर्दलीय से शुरुआत हुई, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो निर्दलीय ही रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ अपने को एसोसिएट करने की कोशिश करते रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ आंख मिचौली कर रही है। कांग्रेस ने उनको बाजप्ता उनके जन अधिकार पार्टी को अपने यहां विलय करा लिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू जी के प्रेशर के कारण, तेजस्वी जी के प्रेशर के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। गठबंधन से अलग वो लड़े और जीत करके आए। उसके बाद लगातार कांग्रेस के साथ लॉयल्टी भी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज तक उनको कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं दी। कभी बुलाना, कभी नहीं बुलाना, अधिवेशन में लेकिन उनको बुला लिया गुजरात में, अहमदाबाद में, और गुजरात के अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने बम्बार्डिंग शुरू कर दी तेजस्वी यादव पे भी और राष्ट्रीय जनता दल पे भी। उन्होंने कहा राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को छोटा न समझे। यह भी कहा कि 70 सीटों में 35 सीटें ऐसी सीटें दे दी जो उस पर हारना तय था, आदि इत्यादि। यानी पप्पू यादव का जो फंक्शनिंग, मोड ऑफ फंक्शनिंग है, जनता के बीच सीधे कनेक्ट का भी फंक्शनिंग है, लोगों के बीच काम भी करते हैं। रॉबिन हुड का एक नकारात्मक पक्ष है, उसको थोड़ा हटा दीजिए। रॉबिन हुड वो होता है जो लूटता है समृद्धों से और गरीबों में बांटता है। तो मैं समृद्धों से लूटने वाला, मुझे पप्पू जी से दुश्मनी नहीं प्राप्त पानी है, तो लूटने वाले को माइनस करके रॉबिन हुड कह रहा हूं। यानी जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, जब बाढ़ आ जाए, जब 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 कोरोना आ जाए, तो पप्पू यादव को आप अपने काफी सक्रिय और एक्टिव देखेंगे। लेकिन वही पप्पू यादव क्या पार्टी सेटअप में काम करने की स्थिति में है? आज भी वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक मुझे कोई जिम्मेवारी भी नहीं दी। तो अगले आधे घंटे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पप्पू मिसफिट ही रहेंगे क्या, क्योंकि तब जब गठबंधन होने जा रहा है और जो गठबंधन का प्रमुख चेहरा है उससे टकरा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से टकरा रहे हैं, या गठबंधन को ही टूटने वाला है, या कांग्रेस उनका इस्तेमाल करके राजद और तेजस्वी यादव को धमका रही है, या पप्पू यादव इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस का अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। अब जब लालू जी उन्हें बारिश नहीं बन पाए वो और तेजस्वी आगे बढ़ते गए, तो उसका भी उन्हें बदला लेना है। इन सब पर बात करेंगे। अजीत सर, क्या है ये? मेरा पहला सवाल कि मिसफिट होंगे या फिट हो जाएंगे?
अजीत सर। नहीं, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, मतलब कांग्रेस के साथ उनके संबंधों से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जो तात्कालिक संदर्भ है वो यही है कि वो अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ उसमें हिस्सा लेने वो गए थे। हालांकि मेरी सूचना ये है कि वो बहुत खुश नहीं है, वो आरजेडी पर उन्होंने अटैक किया है, वो एक अलग लाइन है जिस पर हम लोग आगे आएंगे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ जाना मतलब नहीं था उनका। वो उनकी इच्छा रही होगी कि जब बुलाया गया तो कुछ महत्व मिले, कुछ तरजीह दी जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनका भी भाषण हो जैसे बाकी नेताओं का भाषण हुआ। लेकिन वहां संभवतः पप्पू यादव का भाषण नहीं कराया गया, कांग्रेस पार्टी ने उनको डायस नहीं दिया, मंच नहीं दिया भाषण करने का। जबकि बिहार से कन्हैया कुमार भी बोले, पूनम पासवान बोली, चंदन यादव बोले, ये सब लोग कांग्रेस के अधिवेशन में बोले, पप्पू यादव को डायस नहीं मिला, मंच नहीं मिला बोलने का। तो ये उनको ये बात ठीक नहीं लगी। लेकिन ये आपने जो संदर्भ दिया कि वो फिट होंगे या मिसफिट ही रहेंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है। तो ये लगभग उसी तरह की बात है, आंख मिचौली खेलने की बात है। ये शाहमात का खेल चल रहा है दोनों के बीच में, और दोनों इस प्रयास में है कि अपने अधिकतम लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। कांग्रेस अधिकतम लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करना चाह रही है, और उनको भी कहीं ना कहीं एक संभावना दिख रही है कांग्रेस की राजनीति में, जिससे वो अपनी अधूरी अतृप्त इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जो 1990 में राजनीति शुरू करने और पहली बार कुशेश्वर स्थान से संभवतः विधायक जब हुए थे, जब वो जो पहली बार जो विधायक हुए उसके बाद की जो लंबा राजनीतिक करियर है और उनकी जो इच्छाएं नहीं पूरी हुई हैं उनको पूरा कर सके। तो ये उनकी दोनों अपने एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कांग्रेस का क्या इसमें टेक है, कांग्रेस किस वजह से उनको बुलाती है, एक कदम आगे बढ़ती है उनकी तरफ, फिर 2 कदम पीछे हटती है। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझ में आ रही है, जहां हम लोग थोड़ा वैचारिक आधार से अगर शुरू करें, बीजेपी की जो अभी कांग्रेस की जो राजनीति बदली है और राहुल गांधी बार बार जो बहुजन की बात करने लगे हैं, अभी उसी में एक संदर्भ हम लोग को ये भी आपने देखा होगा कि अनिल जयहिंद को ओबीसी प्रकोष्ठ का कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है। वो बिहार के ही रहने वाले हैं और यादव समाज के ही हैं, अनिल यादव। उनको रहने वाले सर वो हरियाणा के हैं, यादव समाज से। हरियाणा के रहने वाले हैं जी, हरियाणा के। ये हमको जयहिंद टाइटल देख कर लगा कि वो, चूंकि यहाँ लोग नवीन जयहिंद भी एक आम आदमी पार्टी में थे वो, लेकिन वो तो खैर जाट समाज के थे। खैर, तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। पिताजी इनके आजाद हिंद फौज से जुड़े थे और ये यादव हैं और हरियाणा। जी हाँ, और उसी वजह से इनको बनाए जाने के बाद कैप्टन अजय यादव इसको लेकर के वो नाराज भी हुए। लेकिन एक यादव समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। तो ये जो राहुल गांधी ने जो कहा पहली बात जा करके कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहले दिन, जो कार्य समिति की जिसमें 138 लोग शामिल हुए, उसमें उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित और सवर्ण और मुस्लिम की राजनीति करते रहे और हमने पिछड़ों को छोड़ दिया तो पिछड़ों ने भी हमको छोड़ दिया। तो ये जो राहुल गांधी का पिछड़ों ने छोड़ दिया का जो दर्द है और पिछड़ों को हमको नहीं छोड़ना है, उनको अपने साथ जोड़े रखना है, उसमें कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि अभी एक चुनावी राज्य सिर्फ बिहार है और वहां एक बड़ा पिछड़ा चेहरा पप्पू यादव का हो सकता है। तो कांग्रेस की इस राजनीति के, राहुल गांधी की इस राजनीति में पप्पू यादव फिट बैठ रहे हैं। तो उनकी जरूरत भी दिख रही है कि एक ओबीसी चेहरा, आप मान लीजिए आपने दलित अध्यक्ष बना दिया, सवर्ण चेहरे बहुत है आपके पास और मुस्लिम चेहरे भी आपके पास बहुत है। तो सांसद ही है, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद आपके पास सांसद हैं और शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं। तो मुस्लिम चेहरे भी हैं, सवर्ण चेहरा आपके पास अखिलेश सिंह हो या अपने मदन मोहन झा हो, आपके पास वो भी हैं। आपको एक बड़ा पिछड़ा चेहरा चाहिए था, तो पप्पू यादव उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात वो है जो आपने कही कि एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है, एक दबाव डालने वाले टूल्स के तौर पर कांग्रेस के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल है। लालू यादव के परिवार से अभी कई तरह की बातें होनी है अलायंस को लेकर के। उस अलायंस की बातचीत में पप्पू यादव एक बार्गेनिंग चिप है जो अभी कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस उनके नाम पर एक एडवांटेज कांग्रेस को इसका हो सकता है, और अभी एडवांटेज इसलिए है साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि पूरी आरजेडी के न चाहने के बावजूद पप्पू यादव चुनाव जीते। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि आरजेडी का दबाव था कि कांग्रेस उनको टिकट नहीं दे, वो निर्दलीय लड़े और आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई। 3 या 4 दिन तेजस्वी यादव खुद बैठे वहां मध्य पूर्णिया में उनको हराने के लिए, और 40-41 विधायकों ने कैंप किया कई दिनों तक आरजेडी के वहां, और सब बीमा भारती के पीछे लगे रहे और बीमा भारती की जमानत नहीं बची। तो ये जो हुआ, और यही घटना फिर विधानसभा के उपचुनाव में दोहराई गई, रुपौली के विधानसभा के उपचुनाव में भी दोहराई गई। तो आरजेडी को वहां जो पराजय मिली है, पप्पू यादव
की वजह से उससे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है पप्पू यादव का भी और कांग्रेस पार्टी का। अब सर ये बताइएगा, देखिए एक चीज तो ये सही है कि 90s के दौर में ही कांग्रेस ने, और हम सब जैसे लोग लिखते पढ़ते रहे, हमने एक वायर को भी लिखा, उनके यहाँ नेशनल हेराल्ड में भी ये लिखा था 2022-23 में कि आपने लगातार 3 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री दे दिए 80s में, तो आराम से लालू जी के लिए एक पृष्ठभूमि बन गई। भूमिहार तो बदनाम है, भूमिहार तो एक ही रहे, वो श्री कृष्ण सिंह रहे उस समय, लंबे दौर तक रहे, उसके बाद कोई भूमिहार यहाँ नहीं आया, लेकिन भूमिहार इको सेटअप में है। तो आपने उधर ट्रस्ट किया तो उसका नुकसान हुआ, तो ये सब तो है सर। लेकिन एक चीज बताइए कि पप्पू यादव जब अपनी अनिवार्यता सिद्ध कर चुके हैं और वो हराने की स्थिति में भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किसी तरह का समझौता करेगी आरजेडी? क्या बर्डन नहीं बनने जा रहे हैं पप्पू यादव कांग्रेस के, यदि कांग्रेस उनको बार्गेनिंग कर लेना इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कन्हैया कुमार से ज्यादा बड़ा मुश्किल पप्पू जी का बेस है, पप्पू जी की लोकप्रियता है, कन्हैया को भी तो सिद्ध करना बाकी है बिहार में। तो ज्यादा बड़ा मुकाबला, माने ज्यादा बड़ी कोशिश, मुश्किल होगी पप्पू जी के साथ आरजेडी का समझौता करना। अजीत सर। देखिए संजीव जी, अब इसका जवाब स्ट्रेट जवाब हम देंगे इसका, लेकिन जो आपने कहा ना कि कांग्रेस ने लगातार फॉरवर्ड और ब्राह्मण राजपूत उसने मुख्यमंत्री बनाए 80s में, जिससे मौका बना, उससे लालू यादव के लिए मौका नहीं बना था। लालू यादव के लिए थोड़े मौका बना था, 90 का चुनाव लालू यादव ने थोड़े जीता था, वो लालू यादव के लिए मौका नहीं बना, बहुजन स्पेस के लिए बना, जनता दल का मौका बना, वो जनता दल का मौका बना था। देखिए बिहार हमेशा जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो बिहार कास्ट से इतर हट के बिहार की वोटिंग होती रही है। हम लोगों ने 77 का भी आंदोलन, 77 में जो चुनाव हुआ, 74 आंदोलन के बाद उसमें भी आप देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का जो चुनाव हुआ उसमें देखिए, तो उसमें ये सब कास्ट का बैरियर तोड़ करके बोफोर्स पर चुनाव हुआ था। और बीपी सिंह के लिए जो 89 में वोट पड़ा था, उस वोट की परिणति थी 90 का चुनाव। और उस समय कई लोग, पिछड़े और दलित कई नेता दावेदार थे, जिसमें लालू यादव ने बाजी मारी, क्योंकि उनके पीछे चंद्रशेखर और शरद यादव, ये सब लोग राष्ट्रीय नेतृत्व खड़ा हुआ। और बीपी सिंह का जो झगड़ा विवाद, जो कंट्रोवर्सी हुई चल रही थी, जो सहमत का खेल देवीलाल रघुनाथ झा का चुनाव लड़ना कराया गया, बिल्कुल। और ये वो राष्ट्रीय स्तर से यहाँ से मैनेज हुआ, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर, देवीलाल और शरद यादव एकदम एक अलग उस पर खेल रहे थे। तो उसकी वजह से रामसुंदर दास उस समय हार करके वो नहीं जीत सकते। और जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उस बहुजन राजनीति के स्पेस को, जो गरीबों की राजनीति थी, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की जो राजनीति का स्पेस था, उसको हासिल कर लिया। अब इसका इसी में जवाब है जो आपने सवाल पूछा उसका, कि तेजस्वी यादव क्या कंप्रोमाइज कर लेंगे, लालू यादव कर लेंगे? हमको लगता है कि कर लेना चाहिए है, और कर भी लेंगे। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उसके बाद पप्पू यादव की राजनीति को समाप्त करना या उनको कंट्रोल कर लेना या उस स्पेस को हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा अगर आप मुख्यमंत्री बने। अगर नहीं बने तो फिर आप हमेशा लड़ते रह जाएंगे पप्पू यादव के साथ। जब पप्पू यादव लालू यादव जैसे चमत्कारिक नेता के दौर में भी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब हो गए, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उनको थोड़े दबा देंगे? तेजस्वी यादव एक ही कंडीशन में दबा सकते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हो जाए, और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनना है तो कॉम्प्रोमाइज उन्हीं को करना होगा किसी भी स्थिति में। बहुत सही आपने कहा जी। किसी भी स्थिति में पप्पू यादव इस चुनाव में इतने सक्षम नहीं होने जा रहे हैं विधायकों की संख्या के आधार पर, न कांग्रेस इतनी सक्षम होने जा रही है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने से चैलेंज कर सके। वो स्थिति नहीं पैदा हो रही। आज की तारीख में हम हमेशा इस बात को आपने मार्क किया, जब कांग्रेस पार्टी 428 सीट लड़ी पहले, तो क्या सीटें आई? उसको 44 सीटें आई। 400 सीट, 425 सीट लड़े तो 52 सीट आई। जब आपने एक समझौता किया, ऐतिहासिक समझौता किया, इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ, और आपने कहा कि हिस्टोरिकली लो नंबर ऑफ सीट्स पर हम लड़ेंगे, और आप 328 सीट लड़े तो 99 जीत गए। तो ये जब आपको लगा कि हमको कितना कहां तक जाएंगे और हमको किस तरह की सीटें लड़नी है ताकि हमारी संख्या बढ़ जाए। अभी तेजस्वी यादव को ये, उनके पास सारे आंकड़े हैं, सारे डाटा, सारा फीडबैक ग्राउंड का उनके पास है। उनकी एक टीम अच्छा काम कर रही है, जो सर्वे करने वाली टीम है। उनको पता है कि कहाँ क्या लड़ना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसमें पप्पू यादव की क्या उपयोगिता है, ये भी उन लोगों ने अंडरलाइन करके रखी हो। अगर पप्पू यादव की बार्गेनिंग के टूल से कांग्रेस 40 की जगह 50 सीट ले लेती है, 55 सीट ले लेती है, 50 सीट ले लेती है, और आरजेडी को कम होकर के 140 सीट पर आना होता है, इसके बावजूद आप तय मानिए कि अभी जिस तरह का माहौल है या यथा स्थिति रहती है, तो
एटलीस्ट 5 गुना सीटें आएंगी कांग्रेस से आरजेडी को, कोई चैलेंज नहीं रहेगा आरजेडी को। तो कॉम्प्रोमाइज करना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसी को कॉम्प्रोमाइज करना है ना भाई। कांग्रेस किस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी? वो मुख्यमंत्री बनने के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगी। तब दो सवाल बनता है। पहला सवाल तो ये बनेगा कि फिर कांग्रेस हिचक क्यों रही है प्रमुख भूमिका देने में पप्पू जी को, और दूसरा सवाल ये बनेगा कि चलिए पहले पहला सवाल, उसके बाद जी क्यों हिचक रही? देखिए, पॉलिटिक्स में आपको कई बार बहुत सटल तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना होता है, और कई बार इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा कदम आप नहीं उठा लें जिसका अन्यथा मैसेज पढ़ ले जनता। जैसे आप अगर पप्पू यादव जो कोशिश कर रहे थे कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, वो अभी एसोसिएट मेंबर है, आप फुल टाइम उसके मेंबर अभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका इस्तीफा देना होगा, लोग आप वो अभी स्थिति नहीं आप लाना चाह रहे हैं। तो अभी कोई भी जिम्मेदारी पद दिया जाता है, कोई भी महत्व दिया जाता है, तो अपने आप पप्पू यादव के पीछे जो उनका अपना इकोसिस्टम है और एक मैसेज बनने लगेगा चारों तरफ से, बीजेपी जेडीयू के तरफ से भी, यही मुख्यमंत्री के दावेदार है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, फिर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी अभी तत्काल उनको किसी तरह से अगर आगे करती है, चेहरा उनका दिखाया जाता है, तो ये कंफ्यूजन होगा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, नहीं बनेंगे। हम जितनी सीटें आप लड़ेंगे उसमें बनेंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं कोई पद दिया जाता है तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ये क्लियर रहेगी, तस्वीर क्लियर रहेगी कि आरजेडी का सीएम होगा। कांग्रेस सीएम पद के लिए नहीं कर रही है कोई काम, सीएम पद के लिए नहीं कर रही है। एक पहली बात तो ये, और दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस को भी पता है कि नस, अगर कमजोर नस हमारे हाथ में है तो उस नस को कितना दबाना है। आप दबा करके उस नस को ऐसी स्थिति में नहीं ले आ सकते लालू यादव और पप्पू यादव को कि फिर वो संबंध टूटने की स्थिति आ जाए। तो कमजोर नस दबाएगी कांग्रेस, उतना ही दबाएगी जितने से उसका अधिकतम लाभ ले सके। अच्छा, तो ये मतलब जो एक चलेगा, इस पर भी हम और समझेंगे आपसे कि ये तो कांग्रेस का पोजीशन है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि वो पार्टी सेटअप में जीने वाले अब तक का जो एक इतिहास है जो हमने अभी रखा, पप्पू यादव नहीं है, तो कहीं पप्पू यादव भी कांग्रेस का इस्तेमाल करके अपना कद बढ़ाने की स्थिति में तो नहीं है, और पार्टी इससे भी तो नहीं डरी रहती कि इनका ज्यादा कद बढ़ेगा तो पार्टी ही कहीं यहीं हाईजैक न हो जाए, लालू जी की गोद से निकल के, जेब से निकल के पार्टी पप्पू जी के जेब में चला जाए। तो ये भी समझेंगे। और इसके साथ अब वो वाला सवाल ले लीजिए कि तो आपको क्या लगता है कि अपने तर्कस में नहीं कहेंगे, मैंने अपने ऊपर दो तीर ले लेंगे ये तेजस्वी यादव, एक पप्पू यादव की तीर, एक कन्हैया कुमार की तीर। ये दो नेताओं का, कन्हैया कुमार निश्चित तौर पे अच्छे वोकल ये हैं, माने ऑरेटर हैं, तो ये दो लोगों का स्वागत कर लेंगे, ऐसा लगता है। देखिए, कन्हैया कुमार से कोई चुनौती नहीं है, कन्हैया कुमार से तो कोई चैलेंज नहीं है ना, लीडरशिप को या कोई वोट आधार को, पॉलिटिक्स को, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है कन्हैया कुमार से। आरजेडी उनको, तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार की, वो हमको तो बड़ी हैरानी होती है इस बात को, जब हमको पहली बार जब हम सुने थे, जब वो चुनाव लड़े 19 वाला, और वहां जब हमको लोगों ने बताया कि लालू यादव का परिवार बहुत घबराया हुआ है, चिंता में, तो हमको बड़ी हैरानी हुई थी, अरे कन्हैया कुमार से क्या घबराना है। फर्जी नैरेटिव था, ये नैरेटिव भी फर्जी था इनका। पर्सनल एक चीज हुआ है, फोन का मामला कुछ आया था कि तेजस्वी जी ने फोन किया, तो कन्हैया कुमार का एक फोन उठाने वाला मैकेनिज्म जेएनयू के दिनों से ही है, और उसके बाद कॉल बैक नहीं हुआ और थोड़ा इंसल्टेड महसूस किया उन्होंने, और कुछ चीजें होगी। ऐसा किसी को भी समझ में आएगा, पप्पू से डर भी हो सकता है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो इनसे तो कोई चुनौती नहीं है। इसलिए अगर उनकी ऑरेटरी से, उनकी यात्रा से, उनके एक फायर ब्रांड इमेज से अगर इंडिया ब्लॉक को फायदा होता है, अगर वो कोई ऐसा वोट जोड़ पाते हैं इंडिया ब्लॉक में जिस वोट के लिए इंडिया ब्लॉक तरसता रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको। उनके साथ आने से आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है। एकमात्र है चीज ये, जो हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, कंपैरिजन इस बात का होगा कि कन्हैया बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, कन्हैया बोलेंगे तो उनको मीडिया की कवरेज ज्यादा मिलेगी, कन्हैया बोलेंगे तो कहीं भाषण होगा उनका, लोग ज्यादा सुनने आएंगे, ज्यादा उत्साह दिखाएंगे, वो एक अलग चीज है। सोशल मीडिया में उनकी कवरेज ज्यादा होगी, क्योंकि अपना एक नेशनल लेवल का इकोसिस्टम है। पर्सनल उनका, कांग्रेस के पैरेलल उनका अपना भी एक सिस्टम है, जिसकी वजह से हो जाता है, अपने आप लोग हैं उनकी वाहवाही करने वाले। लेकिन वो कोई थ्रेट, कोई चुनौती नहीं खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, आरजेडी के वोट बैंक के लिए या गठबंधन के लिए, कोई थ्रेट नहीं पैदा कर रहे हैं कन्हैया। और अभी तक तो देखिए, हमको तो अभी हम सुने कन्हैया को, पता नहीं आपका क्या उनके बारे में इंप्रेशन है,
लेकिन हमने अहमदाबाद में सुना वो कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दे रहे थे कि पार्टी में रह के लोग गद्दारी करते हैं, पार्टी में रह के लोग पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, और ये सब कहानी कह रहे थे। ये कैसी आयरनी है। कन्हैया कुमार जितनी जल्दी विनम्रता सीख लेंगे, हाँ, और वो जो है ना सर, एक बाणभट्ट की कथा है कि कादम्बरी लिखने के वक्त में उनके पिता ने कहा कि लिखो, तो जब लिखा उन्होंने तो लोग समझ नहीं रहे थे। एरोगेंस का लेवल होगा, भाषा में भी आ जाता है। तो पिता ने कहा कि दही लगा लो चांदनी रात में और खड़ा हो 1 महीने, उसके बाद कादम्बरी लिखो। तो वो थोड़ा ठंडा हुआ दिमाग उनका, उसके बाद कादम्बरी लिखा। तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। तो कन्हैया को इससे शिक्षा पाने की जरूरत है। भाई आप वहां खड़े होकर के जो बातें कह रहे थे, कई लोगों ने फिर उसको इंटरप्रेट किया कि वो उनका तंज सचिन पायलट के ऊपर था, तो उनका तंज फला के ऊपर था, ढिमकाना के ऊपर था। भाई जिसकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस में लगी रह गई हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं। आप उनको सिखा रहे हैं। आप खुद ही कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से राजनीति शुरू की, आज कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। आगे किसकी राजनीति करेंगे कौन जानता है। तो इसलिए वो कोई थ्रेट नहीं है। बल्कि संदीप दीक्षित को उन्होंने कह दिया कि संघियों जैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, आप क्यों कह देंगे? वो अशोक वानखेड़े को जब कह सकते हैं, वो कांग्रेसी इकोसिस्टम के से जुड़े रहते हैं, उनको कह दिया कि आप संघी हैं, तो आप बिल्कुल। तो ये जो एरोगेंस है और ये जो अपना सेकुलर होने का एक मतलब बीजेपी से लड़ने का जो एक एरोगेंस, एक अहंकार आपने पाला हुआ है। हमने अनेक लोगों को देखा है। संजीव जी पिछले 30 साल से अपने पत्रकारिता के करियर में, उसके पहले 5 साल के सक्रिय राजनीतिक करियर में, कि जो जितना ज्यादा आक्रामक रहा है उसी के साथ अंत में जाकर उसी की गति को प्राप्त हुआ है। तो वो इसलिए वो कोई थ्रेट नहीं है। वैचारिक रूप से भी कोई अभी थ्रेट नहीं पैदा कर रहे हैं वो आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के लिए। राजनीतिक रूप से भी नहीं कर रहे हैं, जो सोशल इक्वेशन में भी नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि वो अगर इसी तरह से करते रहते हैं तो वो पूरा का काम करेंगे तेजस्वी यादव को, उनसे कोई दिक्कत नहीं। और वो हमारा वही लॉजिक है जो पहले लॉजिक दिया ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो अभी उनको सभी के समर्थन की जरूरत है। जो भी समर्थन करने आ रहा है, जो भी नैरेटिव में उनके सपोर्ट कर रहा है, उनके फेवर में जो नैरेटिव बिल्डिंग का भी प्रयास चलेगा, उसमें जो भी सपोर्ट कर रहा है वो उसका स्वागत करना चाहिए। उसको जो चाहिए है अभी देना चाहिए। आप अघोषित नेता हैं, घोषित नेता भी हो जाएंगे और वो उनके लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं। उस स्पेस में जो अभी जो एंटी बीजेपी स्पेस है बिहार में पॉलिटिक्स में, उसमें तेजस्वी यादव के स्पेस को कोई चैलेंज नहीं। न पप्पू यादव से चैलेंज है, न कन्हैया कुमार से चैलेंज है। ये जो मेरा राजनीति आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। जी, मेरा जो सवाल था अजय जी, बिल्कुल हम लोग सवाल लेते हैं ये, और हम आउटसाइड पैनलिस्ट बोलते ही हैं। जो आप लोग जिनका कमेंट आता है, हम उनको इसका हिस्सा मानते हैं प्रोग्राम का, और हम लोग लेते भी हैं। इस प्रोग्राम का चूंकि एक सीमा है कि हम लोग आधे घंटे से 40 मिनट के बीच में बात करते हैं, तो कम लेते हैं। रात वाले में थोड़ा ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो बातचीत को बढ़ाता है उसको हम लोग जरूर लेंगे। पहले अपनी बात तो हम लोग कर लें, और निश्चित तौर पे जो महत्वपूर्ण कमेंट्स होते हैं जिससे कि बात आगे बढ़ती है वो जरूर लेंगे। जैसे नंदलाल यादव जी का सवाल है कि अजीत जी, पप्पू यादव के साथ राजद को क्या करना चाहिए, सहयोग, इस पर हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, और इसी तरीके से और भी सवाल होंगे तो जरूर हम लोग करेंगे। खैर, तो लेकिन ये जो बात है कि पप्पू जी कहीं कांग्रेस का तो इस्तेमाल, क्योंकि पप्पू जी की जो पर्सनैलिटी है, ये कन्हैया की पर्सनैलिटी ऐसी है। पप्पू जी जितने विनम्र हैं उतने ही, मतलब उनके अपीयरेंस में यदि उसका नाटकीय बिंब बनेगा तो ऐसे बनेगा सर, आगे की तरफ उनका व्यक्तित्व, धाड़ व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, तो वो वाला व्यक्तित्व है। वो संभव नहीं है कि वो राजेश राम के अंदर गवर्न हो जाएं, वो अखिलेश सिंह के अंदर गवर्न हो जाएं, वो पार्टी सेटअप के लिए बने नहीं है। तो पप्पू जी कहीं ऐसा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अपनी छवि को और बढ़ाओ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस को ये डर तो नहीं कि लालू यादव से के जेब से निकल के पप्पू यादव के जेब में, यादव से निकल के यादव की जेब में पहुंच जाए? अजीत सर, देखिए, कांग्रेस पार्टी हाईजैक नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा संगठन है, उसका राष्ट्रीय संगठन है। कितना भी पावरफुल आदमी अगर उसका अध्यक्ष भी बन जाए अगर पप्पू यादव, तब भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्टी हाईजैक हो जाए। और पार्टी हाईजैक होगी तो एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेस में कांग्रेस की राजनीति होती है बिहार में। आप देखिए, हम लोग कितने ही क्षत्रपों के बारे में जानते हैं और हम लोग चर्चा भी करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, या आज हम लोग सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को देख रहे हैं। कांग्रेस के क्षत्रप हैं जो अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन वो पार्टी जब चाहेगी, उनको जो नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को कुछ नुकसान हो, लेकिन जब चाहेगी बदलना तब बदल दे। अभी जो ये क्षत्रप मजबूत दिख रहे हैं वो इसलिए मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की स्थिति थोड़ी कमजोर थी पहले 10 साल में। अब तो स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, लीडरशिप मजबूत हो रही है।
यहाँ हर नेता, यहाँ करिश्मा चलता है। जब आप चुनाव जिता रहे होते हैं तो आपके लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर कांग्रेस आला कमान, गांधी पर नेहरू परिवार का करिश्मा चलता रहेगा तो आप पप्पू यादव हो या कोई भी हो, आप नेता बनाए रहेंगे, वो हाईजैक नहीं कर सकता है पार्टी। तो कांग्रेस को ये चिंता अगर हो भी रही है किसी को, हो सकता है कि कोई नेता ऐसा बैठा हो वहां जो वहां तो प्रभारी और सह प्रभारी वाला सिस्टम चलता है ना, उसके दिमाग में जो बात आ गई वही बात आगे फिट करेगा वो। तो ऐसी कोई बात है भी तो उस बारे में उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगले 6 महीने तो बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगले 6 महीने जो है, हम अभी अजय जी का सवाल देख रहे थे, एक लाइन में उसका जवाब है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, दोनों को पप्पू यादव के साथ सहयोग करना चाहिए। दोनों को पप्पू यादव के साथ जब आप सहयोग करेंगे, विरोध छोड़ेंगे, संजीव जी आप लोकसभा चुनाव आपने देखा, बाकी जगह क्या असर होता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अररिया सीट तो इंडिया ब्लॉक जीत ही सकती थी अगर पप्पू यादव साथ होते। पप्पू यादव के साथ आरजेडी ने अगर लड़ाई नहीं लड़ी होती तो इस बात को आरजेडी को क्यों सहयोग करना चाहिए। आपको मधेपुरा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, पटना से कैंडिडेट ले जाकर के आपको मधेपुरा में लड़ाना पड़ा, आइडेंटिटी बतानी पड़ी। अररिया के जो यादव समाज का वोटर है वो एन वोटिंग के मौके पर राष्ट्रवादी हो गया, वो बीजेपी को वोट करने लगा। तो कोई कंट्रोल वहां आपके पास ऐसे लीडरशिप नहीं है जो कंट्रोल कर सके। इस तथ्य को बहुत कायदे से समझना होगा कि यादवों के भीतर जो है एक बड़ा मध्यवर्ग बन गया और राजनीतिक आकांक्षाएं कई कई प्लेटफॉर्म पर प्रकट हो रही हैं। इसको साधना अब लालू जी के टाइम वाला मामला नहीं रह गया है। तेजस्वी को उतना आसान नहीं होगा। एक अजय मिश्रा का सवाल है, इसको बाद में लेते हैं, कि पप्पू का अहमदाबाद जाना, फिर सचिन का बिहार आना, सीएम आवास का कनेर घेराव, फिर नीतीश से मुलाकात भी, कहीं राहुल के नीतीश के साथ गठबंधन, मुलाकात तो नहीं है, कहीं आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन वहां घेराव का मामला है। इस पर एक सवाल और हम लोग जो अभी बात कर रहे थे आएंगे कि नीतीश पर वो खास किस्म से हमलावर नहीं होते ये पप्पू यादव, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन महाभारत का युद्ध जो है वो बहुत सारी कथाओं का बहुत सारे ऐसे प्रसंगों का ये होता है। और महाराष्ट्र के बाद बिहार का चुनाव भी काफी मंथन के साथ लड़ा जा रहा है। कई बार इसको बीजेपी साध लेने में सफल हो जाती है। तो महाभारत के युद्ध में कई ऐसे कैरेक्टर हैं सर। जैसे बर्बरिक आया तो बर्बरिक ने कहा कि हारते हुए के साथ हम लड़ेंगे। माँ, उस पर बड़ा अच्छा एक आदिवासी मित्रों को गाते हुए देखता हूँ, गायकों को, माँ ने कहा कि सब बंधु हैं तुम्हारे, जो उसी संग रहना जो रण में हारे। पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है ना, वो एकदम से हारती सेना नहीं कहेंगे, लेकिन चौतरफा तीर मार देने वाला मामला होता है उनके व्यक्तित्व का। तो वो निर्णायक नहीं हो सकता, घटोत्कच भी निर्णायक नहीं हो सकता युद्ध के लिए। कृष्ण उसकी भी हत्या करवा देते हैं। युद्ध जो होता है, जो इसको सकारात्मक परिणाम लेकर के आना है, वो ऐसे कैरेक्टर्स के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। अजीत सर, नहीं, इसलिए तो हमने कहा कि उनको तो अभी निर्णायक पोजीशन में बैठाना भी नहीं है। उनको ना कांग्रेस को बिठाना है ना आरजेडी को बिठाना है। उनका एक इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल दो स्तर पर हम मान रहे हैं। एक तो जो सीमांचल का पूरा इलाका है, वो मधेपुरा से एमपी रहे हैं, सुपौल से उनकी पत्नी एमपी रही हैं। उस जमाने में जब उनका इंडिपेंडेंट राजनीतिक कद जो है रंजीत रंजन का बहुत बड़ा नहीं था, वो पप्पू यादव की ही जीत थी। तो सुपौल से वो पत्नी रही हैं, पूर्णिया से अपने एमपी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से रहे, निर्दलीय रहे, जनता दल से रहे। तो इसका एक मतलब तो जरूर है ना कि ये मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, एटलीस्ट ये 4 सीटें, हम लोग किशनगंज, कटिहार भी जोड़ सकते हैं, 6 लोकसभा सीटें और 36-37 विधानसभा की सीटें, 36-35 विधानसभा की सीटों पर तो असर रखते हैं निजी तौर पर। निजी तौर पर असर रखने का मतलब है कि वो कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उनका लोग नहीं है, जिनसे उनके पर्सनल कनेक्ट नहीं है, जिसमें किसी को उन्होंने मदद नहीं की है, जो दिल्ली आकर के उनसे मदद नहीं लेकर के गया है। तो ऐसा आदमी आज के समय में ना आरजेडी के पास है ना कांग्रेस के पास। तो ये जो असेट है, इस असेट का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? अधिकतम इस्तेमाल अभी चुनाव में, 6 महीने का चुनाव है, हम लोग अब इस सारी बातचीत इसी 6 महीने के पर्सपेक्टिव में करनी है। इसके आगे की क्या राजनीति होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स क्या होगी। अब उनकी उम्र भी 60 साल होने जा रही है, या हो ही गई है 60 साल। अब 23 साल की उम्र में अगर 67 भी माने तो 58 साल होगा। अगर 67 माने उनका जन्म माने 67, तो 58 साल है। 23 साल में आपने कहा एमएलए हो गए थे, तो वो क्या होता था उन दिनों, आपको नॉमिनेशन भरने के लिए सिर्फ वोटर लिस्ट की कॉपी लगानी पड़ती थी, और वोटर लिस्ट में जो उम्र लिखा होता था उसी के आधार पर नॉमिनेशन हो जाता था। और आमतौर पर गांव के घर के बुजुर्ग क्या करते थे कि बच्चा 16 साल की उम्र में ही उसको 21 साल लिखा देते थे लोग, और वोट, ताकि एक वोट बढ़ जाए। उन दिनों बूथ कैप्चरिंग होती थी, बोगस वोटिंग होती थी, तो हर आदमी को वोटर बना दिया जाता था। अविवाहित लड़कों की पत्नियों के वोट बनाए गए होते थे।
तो वो बनाया गया होगा, वोटर लिस्ट के आधार पर वो चुनाव लड़ गए होंगे, लेकिन 60 साल के हो गए हैं तो आगे की पॉलिटिक्स उनकी क्या होगी उस पर नहीं, हम अगले 6 महीने के उसमें देख रहे हैं। उसके नजरिए से उनकी एक बड़ी उपयोगिता है। बाकी उन्होंने जो जनाधिकार पार्टी बनाई थी उसके लोग दूसरी जगहों पर थे, दूसरे जिलों में भी थे, हर जिले में उनके लोग खड़े थे। जिस पार्टी का उन्होंने मर्जर कर दिया उसमें 1, 2 लोग, 4 लोग ऐसे भी होंगे जो मजबूत हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, वो भी कांग्रेस के काम आ सकते हैं। लेकिन इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में, समूचे पूर्वांचल में 6 लोकसभा सीटों में पप्पू यादव के हिसाब से अगर आरजेडी और कांग्रेस दोनों काम करते हैं, देखिए 243 सीटों में 36 सीट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हिस्सा हो। उन सीटों पर अगर आप उनकी सलाह, आपके पास अपनी फीडबैक है, अलग है, आपका संगठन है, अपनी बात है, उनके साथ खुले दिल से बात करिए, अपना फीडबैक आप सामने रखिए, उनसे भी फीडबैक लीजिए, कैंडिडेट सिलेक्शन में उनको शामिल कराइए और उनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दीजिए। ये अगला चुनाव जीतने के लिए इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा असेट साबित हो सकता है, बड़ा हथियार साबित हो सकता है पप्पू यादव उस इलाके में। ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको निर्णायक पोजीशन रख रहे हैं। लेकिन कई बार लोगों की ऐतिहासिक नियति उनके साथ चिपक जाती है। अब हम लोगों को देखना यह है कि जैसे अजीत जी सोच रहे हैं, जैसे संजीव चंदन भी सोच रहे हैं एक हद तक, बहुत हद तक नहीं, मतलब पप्पू यादव को लेकर अजीत जी के साथ बहुत सारे हम लोग एक तालमेल की तरह से कई बार सोचते हैं। तो वहाँ जो है वो ऐसा ही होता है क्या, क्योंकि कई बार राजनीतिक और ऐतिहासिक नियतियाँ जो हैं वो आदमी को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। हम लोग भी इंतजार करेंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। और अजय जी 9 बजे प्रोग्राम होता है रात का। अब सर सवाल ये कि कभी भी आपने पप्पू यादव को नीतीश कुमार पे हमलावर होते हुए नहीं देखा होगा, चाहे वो अलग से ये कर रहे हैं। कई बार हमने सवाल भी पूछते हुए देखा है, तो नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट होते हैं और तेजस्वी के प्रति बहुत कठोर होते हैं। क्या है ये क्या इसको कैसे देखें? देखिए, उसको हम लोग तो समझने की कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि खुल के वो बात इसका जवाब नहीं देते हैं कि ये क्या कारण है ऐसा। ठीक है, अभी जैसे आपने कहा एक लाइन हम वो भी कहा एक सर इंटरेस्टिंग टिप्पणी है, राजनीति सबमिसिव नेचर का गेम है, पप्पू यादव मल युद्ध करने वाले। चलिए बढ़िया है। जी, ये सवाल ठीक है, लेकिन कई बार जो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो किस तरह से लड़ रहा है। देखिए, तमाम सबमिसिव उसके बावजूद पप्पू यादव अपने मल युद्ध से जीत रहे हैं ना। पूर्णिया चुनाव जीत करके दिखाया उन्होंने, ऐसी एक वेब में, बिना किसी पार्टी के, बिना संगठन के। तो कई बार ये मल युद्ध वाली टैक्टिक्स जो है ना बहुत काम आती है। उसमें हम एक बात आपको बताएं, जो हमारे अपने बाबा जो थे, दादा, वो बड़े भारी पहलवान थे, खलीफा जिसको बोलते हैं, वो बड़ी देश भर में कुश्तियां लड़ी थी उन्होंने। तो वो हमेशा कहते थे कि काबू जो है, काबू मतलब बल जो है वो बादशाह होता है, और दाव पेच जो दाव होते हैं ना वो वजीर होता है। तो काबू जो है वो बादशाह है और दाव पेच जो है वो वजीर है। तो पप्पू यादव के पास काबू है, ताकत है, तो कई बार वो बादशाह का काम करता है, उससे वो आपको कई बार उसका फायदा हो जाता है, दाव पेच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो उस अंदाज में लड़ने वाले हैं पप्पू यादव। उनकी ऐतिहासिक नियति ये है, लेकिन उसके बावजूद आप तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों के संदर्भ में जो कह रहे थे जिस ऐतिहासिक नियति की बात, उसमें आप ये समझिए कि नेताओं से ज्यादा अपना हित कोई नहीं समझता है। सारे नेता अपना हित सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर तेजस्वी यादव उसको मैं कहता हूं कि नेता रियल टाइम में सोचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, और वो अगर तेजस्वी यादव अपना ये हित नहीं सोचेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, तब तो फिर उसको क्या, फिर तो वो आत्मघाती एक सोच हो गई। उनको अपना हित अगर समझ में आ रहा है तो उनको पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, कितने लोगों का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है। तो वो एक सवाल हो गया। आपने जो कहा पप्पू यादव थे और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के, तो जहां हम समझ पाते हैं जिस बात को, कि जो पप्पू यादव की राजनीति का अपना एरिया, जो कर्म क्षेत्र है उनका, सीमांचल पूर्वांचल का इलाका, वहां पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की भी तादाद बहुत बड़ी है, जिनका एक स्वाभाविक रुझान नीतीश कुमार की तरफ रहा है। तो एक तो राजनीति हमको ये समझ में आती है कि नीतीश कुमार के समर्थकों को इनवाइट नहीं करना है, एक सीमा से ज्यादा उनको नाराज नहीं करना है, नीतीश कुमार पर अटैक करके उनको होस्टाइल नहीं करना है अपने खिलाफ, ताकि वो ये समझता रहे कि जब असेंबली का इलेक्शन होगा तो हम नीतीश कुमार को दे देंगे, लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव आएगा और पप्पू यादव लड़ रहे होंगे तो हम पप्पू यादव को दे देंगे। ये पॉलिटिक्स कई लोगों को साधते हुए हमने देखा है, और अरविंद केजरीवाल उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल थे दिल्ली में, कि उन्होंने ऐसे पॉलिटिक्स को साधा था कि बीजेपी का 10% वोट असेंबली के इलेक्शन में उनको शिफ्ट हो जाता था। जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देता था और वो शिफ्ट हो जाता था इनकी तरफ, और ये इसलिए होता था क्योंकि ये उसी एजेंडे पर चलते थे जिस एजेंडे पर बीजेपी चलती थी, और डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर हमला नहीं करते थे, अटैक नहीं करते थे।
तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है बहुत सटल तरीके से कि उनका जो वोटर है उसको होस्टाइल नहीं करना, अपने खिलाफ नहीं करना है, नीतीश कुमार को अटैक नहीं करना। एक कारण तो ये समझ में आता है। दूसरा क्या है कि जब जब आप एक जो सबसे बड़े यादव क्षत्रप हैं, सबसे बड़े मतलब यादव का की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव है और उन्होंने उत्तराधिकारी अपना बनाया जब तेजस्वी यादव को, तो ये पप्पू यादव के लिए एक आदर्श स्थिति हो गई कि आप लालू यादव और तेजस्वी यादव को अटैक करें, क्यों, और ये आइडेंटिटी क्रिएट करें कि हम भी यादव का बच्चा है, लेकिन चूंकि हम राजा के बेटा नहीं है तो हम राजा नहीं हो सकते हैं। तो ये अपने को विक्टिम प्रोजेक्ट करने का भी एक कार्ड है कि आप एक विक्टिम की तरह अपने को प्रोजेक्ट करिए और उसके आधार पर यादवों का समर्थन अपने साथ ले आइए। उनको भी लगे भाई ये भी यादव का बच्चा है, लेकिन देखिए ये इसको मौका नहीं मिल रहा है, इसको दबाया। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उसको कहेंगे तो लालू जी अर्जित राजा हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड पप्पू यादव वाला नहीं, पप्पू यादव का बैकग्राउंड जमींदार बैकग्राउंड है। तो ऐसे राजा वाले हिसाब से कहिएगा तो पप्पू यादव ही राजा हैं। लेकिन वो सच है कि वो आप जो पॉलिटिकली सिंपैथी गेन करने की कोशिश उनकी होती होगी। अब एक दो सवाल हम जिस राजा की बात कर रहे हैं संजीव जी, तो लोकतंत्र में वो थोड़े जमींदार राजा है, जमींदारी तो कब खत्म हो गई, श्री वही खत्म कर गए। लोकतंत्र में मैंने प्रसंग बस कहा जिस संदर्भ में कह रहे हैं और जिस संदर्भ में पप्पू यादव प्ले करते हैं इस चीज को, उस चीज को हमने एक दिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, जनता रिसीव भी वैसे ही करेगी, जनता रिसीव भी वैसे ही करेगी। हमने संजीव जी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर बड़ी सख्त तल्ख अंदाज में हमने कहा था कि तेजस्वी यादव को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि वो दो मुख्यमंत्रियों के बेटा है। कभी नहीं कहना चाहिए ये बात पब्लिक में जाकर के कि आप दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, तो अपने आप आपके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके प्रति सहानुभूति होगी। या आप दो मुख्यमंत्रियों के बेटा है तो आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो आपसे ज्यादा सक्षम है, इतना मजबूत लड़ाई लड़ता है पिछड़ों, गरीबों की, दलितों की, वो नहीं बनेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। तो ये यहाँ प्ले करते हैं पप्पू यादव। अब देखिए दो चार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गए हैं और हमारे पास समय भी बहुत कम है। कपिल जी के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जो इनका है वो ले लेते हैं, और बहुत सारा रेलिवेंट सवाल है, लेकिन एक दिन की बातचीत में संभव नहीं हो पाएगा। माय क्वेश्चन टू अजीत सर, अगर कांग्रेस प्लस नीतीश प्लस चिराग प्लस लेफ्ट एक्सेप्ट एमएलए, इसको थोड़ा नहीं बात यहाँ, इसको बात नहीं करेंगे, चिराग चूंकि है नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ। इनका एक और सवाल था जो एक दूसरे सवाल से जुड़ता था, उसको हम लोग ले सकते हैं आगे चल के। अजय मिश्रा कह रहे हैं, इनकी टिप्पणी है, अगर कांग्रेस नीतीश लेफ्ट का गठबंधन हो जाए, ये सब हाइपोथेसिस है, हम लोग आज बात करेंगे जो अभी चल रहा है उस पर। विनोद जी का कहना है कि ये जो लोग आ रहे हैं लगातार, वो कांग्रेस में जमीन के लोग नहीं, बाहर के लोगों को ला करके कांग्रेस को पप्पू यादव मिसलीड कर दिया है, बाहर के लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये इनका कहना है। और उसके साथ एक सेकंड सर, संजीव से पप्पू मात्र, तो हाँ, नंदलाल यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं तब कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, अजीत सरकार याद नहीं आएंगे क्या? ये मुझे लगता है कि सेटल्ड क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है सर, सेटल्ड क्वेश्चन नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन है। और वो क्या है कि अब ये बड़ा पॉलिटिक्स तो कन्वीनियंट की चीज है ना, अब इस तरह की चीजें खुलती जाएंगी तो फिर तो सबके इतिहास से कुछ ना कुछ कंकाल निकल आएगा, फिर तो कोई अलायंस किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि माले जब आरजेडी से कर सकती है साहब, तो ये सेटल्ड क्वेश्चन है, इसका नंदलाल जी कोई बहुत बात बनेगी नहीं। और एक सवाल था वही, विनोद जी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया में हेडलाइंस को ये कर रही है और ग्राउंड के लोगों के साथ काम नहीं कर रही है। जो कपिल जी का सवाल पहले हम ले लेते हैं। अजीत सर, पान पार्टी वाले गुप्ता ने कांग्रेस के, आपका क्या विचार है? बाहर भी आ गए पान वाले, तो पान वाले एक बार गए अंदर और बाहर आ गए। हाँ, और ये बीच में इनकी बातचीत चल रही थी कांग्रेस या बीजेपी के साथ, उधर उस अलायंस में भी ये बात कर रहे थे, लेकिन अब अपने इस तरफ भी बात कर रहे थे। अब बड़ी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये ताती तत्वा की पॉलिटिक्स इन्होंने खड़ी कर दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये ऐतिहासिक उच्चरनी हमेशा चलती रहती है बिहार के समाज में, राजनीति में, कि अभी आप देखिए कितनी नई पार्टियां आ रही हैं, हर कास्ट की भी पार्टियां अब लगभग हो गई हैं, जैसे पहले हम लोग तमिलनाडु और दूसरे स्टेट्स में देख रहे थे, उस तरह की पार्टियां हो गई हैं। लेकिन अब अलायंस का फैसला बिहार में कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस किसी नई पार्टी के साथ बिहार में अलायंस की बात नहीं कर सकती है, वो आरजेडी करेगी, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो करेगी। जैसे तमिलनाडु में जो भी नया अलायंस पार्टनर बात करेगा वो डीएमके से बात करेगा, वो कांग्रेस से क्यों बात करेगा? वहां तो कांग्रेस खुद ही डीएमके पर निर्भर है। यहाँ बिहार में कांग्रेस को अपनी बार्गेनिंग करनी है आरजेडी के साथ, वो दूसरी पार्टी के लिए बार्गेनिंग नहीं कर सकती है, दूसरे नेता के लिए बार्गेनिंग नहीं कर सकती है।
आईपी गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो जाए तो फिर एक अलग बात है, वो कांग्रेस में शामिल हो जाए तो उनको कांग्रेस को अच्छा पोजीशन देकर के आगे राजनीति में उनका इस्तेमाल करें। और इस तरह की राजनीति का एकमात्र ये चाहे पप्पू जी का हो चाहे मुकेश सहनी का हो, क्योंकि जातियों को पावर सेटअप में लेके जाना है तो वो किसी भी करवट किसी भी ऊंट बैठ सकता है, जो पावर में ले जाएगा। तेजस्वी ले जाते हैं या बीजेपी ले जाती है, उसके साथ ऐसी पार्टियां ऐसे नेता चले। इसमें कोई बहुत नैतिक मामला नहीं होता है। लालू जी के बाद पप्पू यादव कौन बिहार का नेता होना चाहिए, ये सवाल तो खैर इस पर जवाब कोई टिप्पणी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये इस पर टिप्पणी जरूर करें सर, जो विनोद जी लगातार कह रहे हैं कि आप मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट का काम तो हो रहा है कांग्रेस का, लेकिन जमीनी ये नहीं हो पा रहा है। देखिए कांग्रेस को अभी आप 5 साल हो गए, हमको 2 अध्यक्ष चले गए, हमको 2 अध्यक्ष तो ध्यान आ रहे हैं, 2 प्रभारी भी चले गए, तीसरे अध्यक्ष तीसरे प्रभारी आ गए, कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी। बिहार प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी 5 साल तक नहीं बनी। जो अध्यक्ष बनता था वो कमेटी बनाता था, अपनी एक लिस्ट बनाता था, एक लिस्ट प्रभारी की तरफ से बना दी जाती थी और दोनों लिस्टें कांग्रेस आला कमान के पास पड़ी रह गई और डिसीजन नहीं हुआ। तो एक तो जो कांग्रेस के साथ संगठन का संकट ये है कि ये पहले बहुत मजबूत संगठन था कांग्रेस के पास, लेकिन वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया, लोग दूसरी पार्टियों में जाते गए और नया लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, प्रखंड के स्तर पर कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया। अगर 5 साल से कोई कमेटी बनी होती, अध्यक्ष बनते ही एक नई कमेटी बन जाती, आपके पास लीडरशिप होती, तो वो संगठन का काम होता। अचानक अब कोई आदमी आकर के और जमीन पर संगठन नहीं खड़ा कर सकता है। तो कांग्रेस तो अभी ये चुनाव, एटलीस्ट ये चुनाव तो इसी हवा पर लड़ेगी कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी आने जा रही है, बीजेपी अपना आज तक बिहार में जो नहीं हुआ वो हो सकता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह के इश्यूज पर ही लड़ना है और आरजेडी का जो कोर वोट है उसको सप्लीमेंट करना है कांग्रेस। तो इसलिए अभी जितना हेडलाइन ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी वही काम करती है, वहां अगर उसको काट कर देते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया में कांग्रेस अपनी जगह बनाए रखती है, नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, तो उससे भी काफी हद तक काम हो जाएगा। अभी 6 महीने में जमीनी संगठन खड़ा करने और जमीन पर कोई आंदोलन करने का टाइम नहीं है संजीव जी। करना चाहिए, आइडियल स्थिति है, वो आइडियल चीज है, करना चाहिए संगठन, लेकिन अभी करने का समय नहीं है। और ऐसे भी एक चीज और भी करने का समय नहीं है। आईपी गुप्ता चुनाव बाद फिर से कांग्रेस के साथ आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही बताती, नहीं वो सत्ता के साथ जाएंगे। लेकिन जो भी हो, कई सारे और टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन हमारी सीमा है कि हम लोग ले नहीं पाएंगे, और भी आगे बात करेंगे, पप्पू जी के बहाने दूसरी और चीजें होंगी। लेकिन कांग्रेस के साथ दूसरी संकट भी ये भी है कि इसी वक्त में वो कथित रूप से अपने राजनीतिक बेस को भी, पार्टी के स्ट्रक्चर को भी ठीक करने में लगी हुई है। पता नहीं इसके साथ कितना कोप अप कर पाएंगे मतदाता, लेकिन फिलहाल तो यदि हवा बना के भी कुछ चीजें हो जाती हैं तो हो जाती हैं। पप्पू यादव इस्तेमाल हो रहे हैं कि पप्पू यादव इस्तेमाल करेंगे, पप्पू यादव अनिवार्य हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीजें बहुत जी। एक लाइन हम इसमें खाली ये कहना चाहेंगे, इस्तेमाल होने वाली जो आप कही ना, हमने भी कहा कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, राजनीति या कोई भी कारोबारी सौदा विन विन सिचुएशन में सफल होता है, दोनों को फायदा होना चाहिए है, तभी कोई कारोबारी संधि भी सफल होगी और कोई राजनीतिक गठबंधन भी सफल होगा। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी एक आदमी को अनड्यू एडवांटेज, विन विन सिचुएशन होगा, विन विन सौदा होगा, तो फिर दोनों को फायदा है, कांग्रेस को भी और पप्पू यादव को भी, और तब तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा। और हम लोगों को आप लोग इसलिए देखते रहिए, ज्यादा बोस्ट नहीं करते। हमारा तो टैगलाइन है कि हम जो है निष्पक्षता का दावा नहीं करते हैं, लेकिन पक्षपात भी नहीं करते हैं। तो जो हलचल हो रही होती है लगभग हम उसी पे बात करते हैं। हम कोई कथा नहीं रचते कि पोलो रोड के नेताजी ने आज इससे मुलाकात कर ली और उससे होगा। एक बड़ी विचित्र चीज हम लोग जो देख रहे हैं, हमने एक बात की थी कि मार्च में तो नेता चेहरा घोषित कर दिया नीतीश जी को, अक्टूबर में क्या वो चेहरा रह पाएंगे, और यदि रहेंगे भी तो किस हालत में रहेंगे, वो सब धीरे धीरे घटित हो रहा है। तो पप्पू जी के प्रसंग में भी जो अजीत जी कह रहे हैं, या हम सब जो विश्लेषण कर रहे हैं, या दूसरे लोग, वो तथ्यों के आधार, आज के तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। कल 2-3 महीने बाद के तथ्य, राजनीति तो अपने तरीके से चलते रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आप हमारे साथ जुड़े। कोशिश करेंगे फिर अगले फ्राइडे को हम लोग किसी और विषय के साथ जुड़े, बात करें। और जितने आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।